गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 11 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ब्रीफली देख लेते हैं। पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ब्रह्मोस के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पे इंडिया के से कुछ खास डिमांड करी है। वो डिमांड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ एक टॉपिक करने वाला है जेट इंजन के बारे में। हमारे पास दो तीन तरह के जेट इंजन होते हैं, स्क्रैम जेट होता है, रैम जेट होता है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। H3N2 वायरस जो इन्फ्लुएंजा है उसकी वजह से इंडिया में दो दो डेथ हो चुकी है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स वगैरह में। काउ शेल्टर के बारे में नीति आयोग की एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि नेचुरल एग्रीकल्चर क्या होता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है, इसके साथ का ही टॉपिक है बेसिकली ये भी। और ओकस के बारे में एक आज एडिटोरियल आया है। हालांकि आई वुड नॉट से कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इसमें कंटेंट दिया नहीं गया है, बट यस, इस आर्टिकल के बहाने से हम लोग फाइव आइज कंट्री और एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ये कंटेंट आपको एग्जाम इसमें पेपर में नहीं दिया गया है, ये एक्स्ट्रा आपके लिए ऐड किया गया है। और वैसे तो बताऊं सच में आज पेपर में कुछ खास दिया नहीं हुआ है, वो जबरदस्ती मुझे कहीं ना कहीं से खोद खोद के आपके लिए आर्टिकल निकालने पड़ते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी घटना हुई थी, और घटना ये हुई थी कि भैया हमारे राजस्थान से एक ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया था जो कि पाकिस्तान में जाके गिर गई थी। और पाकिस्तान वाले इसको बिल्कुल भी, उसके जो रडार वगैरह होते हैं वो पकड़ नहीं पाए थे। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस मिसाइल के अंदर किसी तरह का वेपन नहीं था, यानी कि कोई बारूद गोला बारूद नहीं था, खाली मिसाइल थी। और वो गिरी चली गई और वहां पे गिर गई, किसी गांव में जाके गिरी और किसी डेथ वगैरह भी नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली वहां पे। तो अब पाकिस्तान जो है ये डिमांड कर रहा है कि एक जॉइंट, एक प्रोब, एक मतलब एक इंक्वायरी के लिए इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्री एक कमेटी वगैरह बनाए और इस पूरे मामले की इंक्वायरी करें। हालांकि इंडिया ने इसके बारे में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बल्कि इंडिया, हमारी जो आर्मी है, उन्होंने अपनी, हमारे मतलब जो एयरफोर्स है, उन्होंने अपनी खुद की एक इंटरनल इंक्वायरी किया था और जिसमें 3 ऑफिसर्स को पहले ही टर्मिनेट किया जा चुका है सर्विस से, क्योंकि ये ऐसा माना गया था कि तीनों जो ऑफिसर्स हैं वो शायद ड्रिंक उन्होंने किया होगा, पता नहीं, बट उन्होंने जो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से घटना हुई थी। और ये घटना देखा जाए तो लोगों ने उस समय इसको मजाक में उड़ा दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। बाई चांस इस ब्रह्मोस के अंदर कुछ भी हो सकता था, न्यूक्लियर वेपन हो सकता था, कोई और वेपन हो सकता था, ये किसी के घर पे जाके गिर सकती थी, किसी गांव के अंदर जाके गिर सकती थी, वो सब चीजें हुई। तो ये सब यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इंडियन एक्स के बारे में अभी कुछ खास जवाब यहाँ पे दिया नहीं है। तो ब्रह्मोस क्या है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ब्रह्मोस बेसिकली इंडिया का, हमारा जो डीआरडीओ है और रशिया, इन दोनों का एक जॉइंट एक प्रोग्राम है, ठीक है। इन्होंने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये वर्ड अपने फोकस करना है, प्रीलिम्स में थोड़ा इसको चेंज कर देता है। वो क्या करेगा, सुपरसोनिक की जगह हाइपरसोनिक कर देगा एग्जाम में। वो क्या करेगा, क्रूज की जगह आपको जो है बैलिस्टिक मिसाइल कर देगा। तो कई बार क्या होता है ना बच्चों, हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन वो थोड़ा सा उसको डीप नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें कंफ्यूजन हमें क्रिएट करती हैं चीजें। फिर बाद में घर पे आके हमें लगता है यार मैं तो पेपर में फोड़ आया, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपको नहीं पता ये जो गेम होता है ना, वर्ड गेम, ये यूपीएससी बहुत अच्छे से खेलता है। पूरे सेंटेंस में एक हल्का सा वर्ड चेंज कर देता है और आप उसको फोकस नहीं करते, आप आगे निकल जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना आपने। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बताऊंगा आपको क्या होता है। वैसे आपको मैं पहले बता चुका हूं बहुत बार क्रूज मिसाइल क्या होती है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा आज भी, ठीक है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब यहाँ पे ये भी फोकस करना आपने, रैमजेट। अब वो क्या करेगा एग्जाम में, आपको रैमजेट की जगह स्क्रैमजेट देगा। तो ये आपने कंफ्यूजन नहीं करना है भैया अपने मन में। स्क्रैम जेट इज डिफरेंट टेक्नोलॉजी, रैम जेट इज डिफरेंट टेक्नोलॉजी, स्क्रैम जेट थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है जी। कौन से ऑपरेशन पे फॉलो करता है, ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे फॉलो करता है। हमारी जैसे नाग मिसाइल वगैरह है ना, वो भी फायर एंड फॉरगेट पे करती है। मतलब एक बार आप दुश्मन का टारगेट इसके अंदर फिक्स कर दो और उसके बाद इसको भूल जाओ। देखिए कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं, जैसे मान लो एक मिसाइल है वो यहाँ से चली, पॉइंट ए से चली और इसको वहां पॉइंट बी पे जाना है। कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती हैं, तो उनको पूरे रास्ते गाइड करना पड़ता है। कुछ मिसाइल ऐसी होती है जो खुद का रास्ता ढूंढ लेती हैं, आप बस कंप्यूटर में एक बार फिक्स कर दीजिए और वो अपने आप ही जाके उसको हिट करेंगी टारगेट को। ऐसी मिसाइल को कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट। इनके अंदर इंटरनली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम सब कुछ होता है। इस समय
आज के टाइम में ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, क्रूज, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, रैम जेट, स्क्रैम जेट, ये आपको पता होना चाहिए, रेगुलरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। बताऊंगा थोड़ा सा आपको होता क्या है। इसकी जो रेंज रखी गई थी ओरिजिनल, वो 290 किलोमीटर रखी गई थी ब्रह्मोस मिसाइल की, अकॉर्डिंग टू मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ट्रीटी, क्योंकि इंडिया इसका एक मेंबर है और जो कंट्री इसका मेंबर होती है MTCR का, उनके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। बेसिकली उनकी जो क्रूज मिसाइल्स वगैरह होती हैं या उनके पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह होती हैं, उनकी कुछ रेंज वगैरह फिक्स की जाती है कि वो कितना और कितना ज़्यादा जो है वो बारूद लेके जा सकती हैं। ठीक है, ऐसी कुछ होता है, मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैंने आपको कंटेंट में बनाया हुआ है। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है बड़ी खतरनाक है भैया। इसको आप लैंड से भी लॉन्च कर सकते हो, ओशियन से भी लॉन्च कर सकते हो, सब सी मतलब नीचे जो हमारी सबमरीन्स वगैरह होती है वहां से भी लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, एयर अगेंस्ट सरफेस एंड द सब सी बेस्ड टारगेट। तो भैया मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही आप ये कह लीजिए कि ऑलराउंडर है, कहीं से भी आप इसको कर सकते हो। और इसी वजह से ब्रह्मोस की वजह से इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो। ठीक है, और इस समय अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने इसको तैनात करके एकदम चाइना की तरफ रखा हुआ है। चाइना ने अगर थोड़ी सी हरकत की, कल को कुछ होता है तो भैया सीधा मिसाइल जो है यहाँ से ब्रह्मोस दाग दी जाएगी। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है, इवन स्पेस टेक्नोलॉजी जो भी होती है, इंक्लूडिंग इंजन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। भाई देखो, इंजन ही तो सबसे बड़ी चीज होती है ना यार। आप जो है स्प्लेंडर गाड़ी खरीदते हो, स्कूटी खरीदते हो, बुलेट खरीदते हो, आप जो है हार्ले डेविडसन खरीदते हो, क्या फर्क है? सिर्फ इंजन का फर्क होता है। इंजन पावरफुल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज्यादा पावर प्रोवाइड करवाता है आपके व्हीकल को, आप ज्यादा दूर तक जा सकते हो और आप पावरफुल तरीके से जा सकते हो। ये तो फर्क होता है ना। इसी तरह से हमारी जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं, हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, उनको लेके जाने वाला जो इंजन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे हमारे पास जो नॉर्मल इंजन होता है वो टर्बोजेट इंजन होता है, एक हमारे पास एडवांस इंजन होता है वो रैमजेट होता है, एक हमारे पास स्क्रैमजेट होता है जो कि सबसे एडवांस है। अभी स्क्रैमजेट का यूज किया जाता है कुछ कंट्रीज के द्वारा, लेकिन वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो कंट्रीज बनाती हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है, जैसे चाइना, रशिया, अमेरिका वगैरह, उनके द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, रैमजेट टेक्नोलॉजी ये सब क्या काम करता है वो थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में, हल्का सा आइडिया दूंगा। बट मैं आपको देखिए करंट अफेयर का करंट अफेयर में हमारे पास कुछ टाइम की लिमिटेशंस होती है, अदरवाइज ये साइंस एंड टेक का टॉपिक होता है। आप जब क्लासेस वगैरह करते हो, फाउंडेशन कोर्स वगैरह, फैकल्टीज आपको एकदम बढ़िया से 1 घंटे में इस टॉपिक को करवाती हैं। मैं आपको हल्का सा आइडिया दूंगा, ज्यादा जानना है आप गूगल कर सकते हो। ये जो टर्बोजेट इंजन होता है ये आज भी मोस्टली जेट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। ये काफी ट्रेडिशनल टाइप का इंजन होता है। आप इसमें यहाँ पे देखिए ये पंखे लगे होते हैं, ये पंखे क्या करते हैं, एयर को अंदर की तरफ सक करते हैं। ठीक है, और जब ये अंदर की तरफ सक करते हैं तो एयर का जो है क्या होता है, उसके अंदर वो कंप्रेस हो जाती है एयर, और इसके अंदर फिर ऑक्सीजन होती है पहले से ही, और वो जो एयर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और इसके अंदर जो इंजन का जो फ्यूल होता है वो उसको कंबस्टन करती है और पीछे से ऐसे फोर्स छोड़ती है और हमारा इंजन जो है वो आगे चलने लगता है। जैसे मतलब न्यूटन का रूल है ना भाई, कि जो फोर्स होता है अपोजिट होता है, इक्वल होता है। तो जब पीछे से ऐसे फोर्स जाता है इसका, तो आगे की तरफ हमारा जो इंजन है वो मूव करता है और इसके साथ हमारा जो जेट होता है वो भी मूव करता है। ये बड़ी कॉमन सी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाया गया जिसे कहा गया रैमजेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, रैमजेट टेक्नोलॉजी में क्लियरली देख सकते हो पंखे नहीं होते हैं। ये जब इंजन इतना फास्ट होता है, ये जब हवा में उड़ता है तो उसको एक्स्ट्रा कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पंखों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे ही एयर इसके अंदर जाती है, मतलब सोच के देखिए, आप एक बाइक पे जा रहे हो, आप 20 की स्पीड में जा रहे हो, ठीक है, और एक साइड में आपकी जो बाइक वाला जा रहा है वो 80 की स्पीड में जा रहा है। बाहर तो एयर सेम है ना, लेकिन 20 वाले को हवा बहुत हल्की हल्की लगती है, लेकिन 80 वाले की हवा बहुत तेज उसको लगती है। बाहर हवा सेम चल रही है, लेकिन बिकॉज आपकी गाड़ी बहुत तेज चल रही है तो आपको ज्यादा प्रेशर फील होता है। ऐसा होता है रैमजेट टेक्नोलॉजी में। रैमजेट जो इंजन होते हैं बहुत फास्ट चलते हैं, 3 to 6 मैक तक जा सकते हैं। मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, 3 to 6, हालांकि थ्योरी में 6 बोला गया है, बट प्रैक्टिकली जाते नहीं है, 3 से 4 तक ही जाते हैं, बट स्टिल ठीक है, थ्योरी में तो पेपर पे तो कुछ भी होता है। तो ये होती है रैमजेट टेक्नोलॉजी। बहुत हाई स्पीड में जब आपका इंजन चलता है, आपका जो रॉकेट है या इंजन मिसाइल जब चलती है, तो वो पंखे की बजाय हवा के प्रेशर का यूज करती है खुद, जैसे 80 किलोमीटर की बाइक वाला करता है ना, उस टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। स्क्रैमजेट जो इंजन होता है वो एक स्टेप आगे होता है।
एक्चुअली स्क्रैमजेट के अंदर ये एस और सी, ये दो एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए गए हैं। एस का मतलब होता है सुपरसोनिक और सी का मतलब होता है कंबस्शन। तो स्क्रैमजेट का मतलब है भैया सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट इंजन, ये वही होता है। उसका हल्का सा जो है इंप्रूवमेंट यहां पे होता है। उस इंप्रूवमेंट की वजह से स्क्रैमजेट इंजन की जो स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक हो सकती है। हाइपरसोनिक इंजन वो होते हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गुना ज्यादा होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल भैया इतनी फास्ट होती हैं कि आपके रडार उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, इतनी जबरदस्त स्पीड होती है इनकी। ठीक है, अभी चाइना ने इसका थोड़े दिन पहले एक्सपेरिमेंट किया था, बट मना किया उसने, खैर, बट दुनिया को पता है कि चाइना ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये होता है थोड़ा सा रैमजेट और थोड़ा सा स्क्रैमजेट। आपको फिर से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी 5 मिनट की डिस्कशन के ऊपर रिलाई मत करें, आप प्लीज जाके इसको अच्छे से पढ़ें डिटेल में। कई बार प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो हम लोगों ने देखो ऊपर एक वर्ड का यूज किया था MTCR, है ना, देखा ना आपने, ये देखो MTCR वर्ड का यूज किया था। MTCR क्या है? एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है। तो हुआ ये था कि कोल्ड वॉर के दौरान जब 70s 80s में दुनिया भर में मिसाइल्स को लेके दौड़ लग रही थी, हर कंट्री जो है एडवांस मिसाइल बनाना चाहती थी। तो उस समय G7 कंट्रीज ने क्या किया, 1987 में USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान ने मिलके एक ट्रीटी किया जिसे कहा गया MTCR। और इन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी जो मिसाइल होगी, ठीक है, वो न्यूक्लियर वेपन तो लेके जा सकती है, लेकिन उसकी लिमिट 500 किलोग्राम कर दिया। 500 किलोग्राम से ज्यादा आप न्यूक्लियर वेपन लेके नहीं जा सकते। और उसकी लिमिट उन्होंने रख दिया 300 किलोमीटर, मतलब इससे ज्यादा की रेंज की आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते। इन्होंने सिर्फ न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं कही थी, हालांकि इनका मेन फोकस न्यूक्लियर वेपन ही था, बट इन्होंने कहा अनमैन्ड एयर व्हीकल, ऐसा कोई भी एयर व्हीकल जो एयर के अंदर चलता है जिसके अंदर कोई इंसान नहीं बैठा होता, जैसे मिसाइल्स होती हैं हमारी, वो भी क्या होती हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल ही होती हैं। हमारे जो ड्रोन्स होते हैं वो भी अनमैन्ड एयर व्हीकल ही होते हैं। ठीक है, अनमैन्ड एयर व्हीकल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो कहा इन्होंने कि ऐसा कोई भी कंट्री, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, स्पेस लॉन्च व्हीकल जो होते हैं PSLV, GSLV वगैरह, वो सब साउंडिंग रॉकेट्स वगैरह, ये सब इसी के अंदर आता है। UAV का ड्रोन्स हो गया, मिसाइल्स हो गए। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, 1992 में ये जो मिसाइल ट्रीटी है इसको और एक्सपेंड कर दिया और इसके अंदर ऐसे सभी वेपन्स को ऐड कर दिया गया जो कि मास डिस्ट्रक्शन वाले हैं। तो हमारा जो ब्रह्मोस है ना भैया, ब्रह्मोस को भी मास डिस्ट्रक्शन वाली कैटेगरी में ही रखा गया है, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन लेके जा सकती है। ऐसा कोई भी सिस्टम जो न्यूक्लियर वेपन लेके जा सकता है या बायोलॉजिकल वेपन लेके जा सकता है, उसे मास डिस्ट्रक्शन वाली कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये एक लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन जो कंट्रीज का पार्ट बन जाती हैं काफी हद तक आप ये मान के चलिए कि इसको फॉलो करती हैं। इंडिया इसका मेंबर है, MTCR का बिल्कुल है। तो 35 टोटल फुल मेंबर हैं इसके। ठीक है, तो इसके अंदर इजराइल, मैसिडोनिया, रोमानिया, स्लोवेनिया वगैरह वो सब कंट्री भी यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए सजेस्ट करूंगा कि देयर आर सम अदर अग्रीमेंट्स आल्सो, सम अदर ग्रुप्स आल्सो, जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, वासेनार ग्रुप है। यहाँ से रेगुलरली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा गूगल करेंगे, अपने नोट्स में ऐड करेंगे, बात बन जाएगी। ठीक है जी, चलिए। H3N2 फ्लू क्लेम्स 2 लाइव्स, हेल्थ मिनिस्ट्री का ये डेटा है। मुझे हुआ था ये, आपको भी हुआ होगा, हर साल होता है ना भैया, जैसे सीजन चेंज होता है ना, गर्मी से सर्दियां आती हैं, सर्दी से गर्मी आनी शुरू होती हैं, तो ये खांसी, जुकाम, हल्का सा फीवर, कफ, है ना, थोड़ा सांस फूलना, ये सबको होता है। ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता है। ठीक है, जिसे हम लोग वायरल कहते हैं ना, वायरल कॉमन भाषा में, 3-4-5 दिन के लिए रहता है, उसके बाद अपने आप ही मोस्टली ठीक हो जाता है। बट कभी कभी किसी के लिए जो है वायरल डेडली भी हो सकता है। 2 लोगों की डेथ जो है वो वायरल से इस पर हो चुकी है। एक डेथ हरियाणा में हुई, हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में, मेरे घर के पास में पड़ता है। वहां पे 56 साल के एक इंसान थे भैया, उनको पहले से लंग कैंसर था। एक डेथ जो हुई है वो हसन डिस्ट्रिक्ट में हुई है, कर्नाटका में। वो ही वॉज 82 ईयर ओल्ड मैन। उनको भी जो है BP वगैरह की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम थी। तो 2 डेथ अब तक हो चुकी हैं इस वायरल से, जो कि काफी कंसर्न का एक मुद्दा है।
क्योंकि यूजुअली क्या है, इसका इलाज हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। बट यस, इनका कहना है कि जो H3N2 का एक छोटा वेरिएंट जो है वो सामने आया है, जो थोड़ा सा सीरियस है। वैसे वायरल बहुत सीरियस नहीं होता, आप पैरासीटामोल वगैरह खाते हो ठीक हो जाता है, बट इसका एक नया वेरिएंट आया है, वो शायद इस समय जो है हवा के अंदर फैला हुआ है, तो फीवर कफ वगैरह जिसमें थोड़ी सी एक्सट्रीम हो जाती है। तो इन्होंने कहा भैया थोड़ा जो है मास्क वगैरह लगा के रखा करो, बाहर निकलो तो आप, ठीक है, तो उससे वैसे तो ठीक हो जाता है। ये H3N2 जो फ्लू होता है वायरल, ये साल में 2 बार सबसे ज्यादा होता है, 2 सीजन में, ठीक है। एक होता है जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है, और एक होता है पोस्ट मानसून, मानसून के बाद सबसे ज्यादा फैलता है, ठीक है। फिर बाद में ये जो है थोड़ा डिक्लाइन वगैरह होना शुरू हो जाता है, ये थोड़ा आपको जो है पता होना चाहिए। इसके लिए जो दवाई होती है वो है ओसेल तामीवीर, ठीक है, ओसेल टाइमीवीर, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। WHO इसको रिकमेंड करता है। ये जो ओसेल तामीवीर ये जो ड्रग होती है बेसिकली, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है, ठीक है। इसे स्वाइन फ्लू वगैरह में भी यूज आप कर सकते हो, तो बेसिकली ये वही है एक तरह से, ठीक है। बाकी इस इन्फ्लुएंजा के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। ये एक वायरल डिसीज है, ये अपने फोकस करना है यहाँ पे। एग्जाम में क्या करेगा, वो इसको वायरल की जगह बैक्टीरिया दे देगा। एग्जाम में एक स्टेटमेंट देगा, वो बोलेगा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट H3N1। उसके नीचे एक स्टेटमेंट देगा आपको, एंटीबायोटिक्स हेल्प इन द केस ऑफ H3N2 इन्फेक्शन। भाई एंटीबायोटिक नहीं नहीं नहीं, बायोटिक है ना इसके अंदर, एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक बेटा हमेशा बैक्टीरिया के लिए होती है, समझ रहे हो, वायरस में काम नहीं करती है एंटीबायोटिक। तो ये एक वायरल डिसीज है, वायरस से होता है। वायरस का नाम यहाँ पे क्या है, ऑर्थोमाइक्सो वायरस। इसमें आप एंटीबायोटिक खाते रहिए, कोई बेनिफिट होने वाला ही नहीं है। तो एग्जाम में थोड़ा अपने फोकस करना, इस तरह की चीजें आपसे डेफिनेटली वो पूछता है, ठीक है। ये कंटेजियस डिसीज होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर आसानी से जा सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ठीक है। जो आप छींकते हो वगैरह वो सब खाने वाने से भी जो है आराम से, स्नीजिंग करते हो, कफ करते हो, उससे फैल जाता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन को इंपैक्ट करता है, ह्यूमन के साथ साथ जो है दूसरे एनिमल्स को भी इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है। कई तरह के मैमल्स वगैरह को भी इंपैक्ट कर सकता है। वही होते हैं इसके लक्षण भी, वोमिटिंग, डायरिया, नोजिया, पेट खराब हो जाता है, सर दर्द होता है, बॉडी दर्द करने लगती है, ठीक है। वही कुछ इसके अंदर होता है। इसकी वैसे तो वैक्सीन भी आती है, ठीक है, बच्चों को दी भी जाती है, लेकिन वो वायरस वैक्सीन जो है 100% इफेक्टिव नहीं होती, ओनली 40 to 60% जो है वो इफेक्टिव होती है, ठीक है। बट फिर भी होता ही है यार, ये तो ना हर साल ही होता है सबको। खैर ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अपना जो आर्टिकल आता है, हेल्प काउ शेल्टर्स मार्केट डंग बेस्ड फॉर्मुलेशन फॉर द फार्मिंग। पिछले साल जो है एक गौशाला का मुझे जाने का कहीं मौका मिला था, किसी रीजन से गया था मैं, और भाई मैंने गौशाला में जाके गौ माता की जो हालत देखी ना, मैं एकदम आंसू निकल गए मेरे लगभग। गौशाला में इतनी हालत खराब होती है ना गौ की। देखिए जो गाय दूध देती हैं उनको तो गौशाला में बहुत अच्छे तरीके से, वो पता नहीं वो पर्टिकुलर गौशाला की वो बात थी या सभी के अंदर ऐसा होता है, आई डोंट नो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपने कभी विजिट किया है तो गौशाला में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो गाय दूध देती हैं उनको तो बड़ा प्यार से रखा जाता है, ठीक है, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती हैं उनकी हालत बहुत खराब है। इतने छोटे से कमरे में इतनी सारी गायों को रखा जाता है, उनको बेचारे को हिलने डुलने का मौका भी नहीं मिलता, वो बेचारी खड़ी रहती हैं, बैठ नहीं पाती हैं, हालत बहुत खराब है यार उनकी सच में, ठीक है। तो नीति आयोग ने यह कहा कि गौशाला का हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने के लिए। कैसे करेंगे भाई, ये जो गोबर होता है, गोबर से खाद बनती है, ठीक है, तो उस खाद को हम लोग एज अ इनपुट यूज कर सकते हैं अपने फार्मिंग में, ठीक है। इंडिया की वैसे भी एग्रीकल्चर हमेशा ऐसी रही है, अगर आप कभी गांव वगैरह में जाओ तो किसान लोग क्या करते हैं, अपनी खेती बाड़ी करने के साथ साथ एक दो गाय भैंस वगैरह ना कुछ पालते हैं, उनके गोबर वगैरह को जो है यूज किया जाता है खेत में खाद के रूप में। वो प्रैक्टिस हमारे इंडिया में हजारों साल से चल रही थी, लेकिन फिर आया भैया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हम लोग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज करने लगे, पेस्टिसाइड का यूज करने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर इतनी मिट्टी में इतना डाल दिया ना भाई, है ना, आजकल जो बिल्कुल कड़वा हो गया सब कुछ, ठीक है। तो बैलेंस करना है। नीति आयोग का कहना है कि गौशाला इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं अपनी नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंप्रूव करने के लिए, ऐसा उनका कहना है।
अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने नीति आयोग ने ये भी कहा कि जो स्ट्रे कैटल की जो प्रॉब्लम है वो बहुत एक्यूट हो चुकी है इंडिया में। स्ट्रे कैटल समझते हो ना, जो सड़कों पे घूमती रहती हैं गाय, ठीक है, उन्हें स्ट्रे कैटल कहते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता, इनका कोई जगह ठिकाना नहीं होता, वो सब स्ट्रे कैटल। इंडिया में ऐसा माना जाता है कि 53 लाख से ज्यादा जो है वो स्ट्रे कैटल हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो आंकड़ा है बहुत कम है, इससे बहुत ज्यादा होंगी। मैं जिस सिटी में रहता हूँ कुरुक्षेत्र में, यहाँ पे इतनी गाय दिखती हैं आपको सड़क के ऊपर। इंडिया में और राजस्थान में आप चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, शहरों में कितनी कितनी गाय घूमती रहती हैं, तो उसकी प्रॉब्लम भी काफी बढ़ गई है। तो ये भी उन्होंने कहा है कि नीति आयोग ने कि जो स्ट्रे कैटल्स हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो इनके गोबर वगैरह का हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तीर से दोनों निशाने साधने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो एक तो गाय का टेक केयर हो जाएगा और ऊपर से हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। चलिए, तो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात इन्होंने कही है। देखिए, हैं तो दोनों एक ही, लगभग एक ही होती हैं। दोनों में सोइल हेल्थ को जो है मेंटेन करना है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है, वो सारी चीजें लगभग सेम होती हैं। हल्का सा फर्क क्या होता है, नेचुरल फार्मिंग में जो है हम लोग नेचर के साथ काम करते हैं, ठीक है, ज्यादातर नेचुरल चीजें यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली में हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स को मिनिमाइज करते हैं। हालांकि दोनों सेम ही होती हैं एक तरह से देखा जाए, बट दोनों का प्रोसीजर अलग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, जो हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग आजकल करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करना है, वो हो जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग तो हम लोग पहले से कर ही रहे हैं बहुत सालों से, जहां पे हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह का एक्स्ट्रा सिंथेटिक का यूज नहीं करते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह वो इसमें हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट अपने पास आता है द मोमेंट ऑफ द रेकनिंग फॉर द ओकस एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखिए, ओकस क्या है, ओकस जो है एक 3 कंट्रीज का ग्रुप है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया था, 2021 में एक अग्रीमेंट किया था बड़ा जबरदस्त, और इस अग्रीमेंट में इन्होंने ये कहा कि भाई इंडो पैसिफिक, देखो मैं सही बताऊं ना आपको ये सारी चीजें ना चाइना को लेके हो रही हैं। चाइना जिस तरह से अग्रेसिव हो रहा है इंडो पैसिफिक में अंदर, और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है इंडो पैसिफिक में, तो ये एक्चुअली फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं, आने वाले 20, 25, 30, 40, 50 सालों में की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है या फिर इंडो पैसिफिक में कोई एस्केलेशन होता है, तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है एडवांस में, तो उसके लिए उन्होंने आज से ही तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन बहुत गहरे हुआ करते थे, आजकल थोड़ी वो बात नहीं रही, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया के बहुत खास मित्र हैं भैया, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यूके है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के पास पहले से सबमरीन्स वगैरह हैं, बट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन वो होती हैं जिनको, जो इतनी इंडिपेंडेंट होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू उनका एनर्जी मिलती है, ठीक है जी। एक न्यूक्लियर सबमरीन 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 15 साल के लिए इंडिपेंडेंट रह सकती है, अपने आप से ही इंडिपेंडेंट रह सकती है, उसको कोस्ट पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, बहुत ही ज्यादा एडवांस। और ये टेक्नोलॉजी इस समय यूएसए के पास है, यूके के पास है, रशिया चाइना वगैरह, रशिया चाइना के पास भी नहीं है अभी, वो जो है सिर्फ रशिया के पास है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, यूएसए और यूके के साथ मिलकर एक डील किया 2021 में। उन्होंने कहा कि भैया आप हमें जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना के दीजिए, मतलब खरीद नहीं रहे हैं आपसे हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके बनाइए, वो टेक्नोलॉजी आप हमें ट्रांसफर करिए। अब उन्होंने भर दिया हाँ। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की डील थी फ्रांस के साथ, लेकिन फ्रांस उसको जो मिसाइल बना के दे रहा था वो डीजल पावर्ड थी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नहीं भैया मुझे तो न्यूक्लियर वाली चाहिए, तो फ्रांस के साथ वो डील कैंसिल कर दिया। बहुत दिनों तक फ्रांस जो है मुंह फुला के बैठा रहा ऑस्ट्रेलिया से, बयानबाजी भी खूब सारी हुई। अब वो पता नहीं उन्होंने कैसे मनाया उनको, खैर उनकी अपनी बात है। तो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यही है कि एक तो हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे और दूसरा आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। ये तो वो खैर वो लोग पहले से कर ही रहे हैं।
चाइना को करटेल करना है, सीधी सी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो साइबर कैपेबिलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उन सबके चीजों के ऊपर इनको काम करना है। तो ये तो जो है हो गया ऑकस के बारे में, थोड़ा आपको मैंने बताना था, ठीक है। अब आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल ये कहता है भाई इतना आसान नहीं है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना ऑस्ट्रेलिया में, इतना आसान एक्चुअली में है नहीं। कैसे नहीं है? पहली बात आप यह समझ लीजिए कि जो अमेरिका के अंदर जो रूल्स हैं, वहां के जो लोकल कानून है, वो बहुत ज्यादा रिजिड हैं। अमेरिका में ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं कि अमेरिका किसी कंट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता ही नहीं है, चाहे वो कितना ही खास मित्र हो। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा तो उसको अपने पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस के अंदर बिल लेके आना पड़ेगा, और वहां से बिल पास होना उतना आसान है नहीं। तो क्या अमेरिका से टेक्नोलॉजी ये जाएगी? हमें नहीं पता। देखिए, अमेरिका इंडिया को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहता है, बट वो कर नहीं पाता क्योंकि इसके अंदर कानून बड़े सख्त हैं, ठीक है। अमेरिका के कई सारे प्रेसिडेंट ने ये खुल्लम खुल्ला कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जब ये बात वहां की कांग्रेस के पास जाती है तो वो मना कर देते हैं किसी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंडिया हो, या कोई और मित्र हो अमेरिका के। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे। तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? क्या ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से टेक्नोलॉजी मिलेगी, अमेरिका देगा, वो बड़ी बात है। चलो अमेरिका छोड़ो, ब्रिटेन अमेरिका ये टेक्नोलॉजी कैसे देगा, वो भी जो है यहाँ पे सोचने वाली बात है। ब्रिटेन इस समय अपनी एक खुद की एक मिसाइल बना रहा है, ओस्ट्यूट करके उसका जो है नाम है, सबमरीन बना रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स। वो बेचारा उसको भी नहीं बना पा रहा है, बड़े समय से बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी उनका पैसा खत्म हो जाता है, कभी उनकी मैन पावर खत्म हो जाती है, ठीक है, कभी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, कभी कानून वाले इश्यूज आ जाते हैं, तो उसको भी नहीं कर पा रहा है वो। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके न्यूक्लियर सबमरीन देने की बात की जा रही है, इतनी आसान ये है नहीं। सुनने में आसान लगती है, अब ये क्या होगा नहीं होगा वो बड़ी सोचने वाली बात है। अमेरिका के खुद कई सारे पॉलिसी मेकर्स ने खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अमेरिका को ये टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया कितना ही घना मित्र क्यों ना हो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। घने मित्र की अगर बात आती है तो 5 दुनिया में ऐसे देश हैं जो इतने घने मित्र हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। उन्हें कहा जाता है 5 आइज कंट्रीज। कौन कौन सी 5 आइज कंट्रीज हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम। 5 कंट्री हैं ये 5 आइज। ये सारी सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, सबके एंसेस्टर्स भी सेम है, सबकी जो क्वीन है वो भी भैया कॉमन है, यूएसए को छोड़ के, है ना, इनकी तो क्वीन कॉमन ही है, आप ये मान लीजिए। तो ये जो ग्रुप है ना, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास बनाया गया था, फिर 1946 में प्रॉपर तरीके से बनाया गया था, और ये इस ग्रुप को काफी सीक्रेट रखा गया है, दुनिया को इसकी बहुत सारी डिटेल्स पता नहीं है। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, इंटेलिजेंस शेयर करती हैं, और इनको अलग अलग एरिया बांटा हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को जो है आप ये मान लीजिए साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया जो है इसको दिया गया है, यूएसए जो है वो मिडल ईस्ट को जो है वो कवर करता है। ऐसे कुछ कुछ जो है इनको एरिया बांटे गए हैं, इन्हें हम लोग 5 आइज कंट्री कहते हैं। पहले तो इसके अंदर सिर्फ यूके और यूएसए हुआ करता था, बाद में फिर कनाडा को इसमें 48 में, न्यूजीलैंड को 1956 में, ऑस्ट्रेलिया को 1956 में इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए 5 आइज कंट्री के बारे में। प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेता है, सिंपली क्वेश्चन पूछ लेगा, वो डिटेल में नहीं जाएगा, पूछेगा 5 आइज कंट्रीज वर रिसेंटली न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 आइज कंट्री। उसमें आपको कुछ भी दे देगा वो, ठीक है, फ्रांस दे देगा, आयरलैंड दे देगा, जापान दे देगा। तो वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी 5 कंट्रीज के अंदर होती हैं। चलिए जी, तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ये आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्या होती है, इसी आर्टिकल के रिगार्डिंग है ये भी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कोई टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांसफर करना, उसको फैलाना बेसिकली, ठीक है। तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जिसके अंदर ये कहा गया कि भाई कोई भी एक देश दूसरे देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ट्रांसफर नहीं करेगा, ना तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और ना ही न्यूक्लियर फ्यूल ट्रांसफर करेगा। तो ये क्यों किया गया था? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 1968 में इसको जो है साइन किया गया था, 1970 में जो है ये एनफोर्स हो गया था। इस समय 190 कंट्री इसका पार्ट है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मतलब ये समझ लीजिए कि
आप न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंगली इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंडिया को एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर करता ही नहीं है, मानता ही नहीं है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। एक्चुअली हुआ यह था कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में एक डेट फिक्स की गई थी, 1 जनवरी 1967। इन्होंने यह कहा कि जिन कंट्रीज के पास 1967 से पहले अगर न्यूक्लियर वेपन है तो बहुत बढ़िया है, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन जिसके पास इसके बाद में आए हैं उनको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और आपको पता है कि इंडिया में जो है 1974 में हम लोगों ने टेस्ट किया था, तो इंडिया इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट बाय नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स एंड द वेपन टेक्नोलॉजी। इंडिया ने कहा मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा। जब इंडिया नहीं बना तो पाकिस्तान भी नहीं बना, इजराइल भी नहीं बना, नॉर्थ कोरिया ने बाहर हो गया था, पहले पार्ट था बाद में बाहर हो गया, एंड द साउथ सूडान। ये 5 कंट्री ऐसे हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो कि इसका पार्ट नहीं है। इंडिया ने ये कहा कि भाई ये तो दादागिरी हो गई ना भाई, आप 5 कंट्री को कह रहे हो कि आप तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो, बाकी को कह रहे हो कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? देखो, या तो आप अपने वेपन को भी डिस्ट्रॉय करो, अगर अपने वेपन को नहीं कर सकते तो फिर हमें भी करने दो, एक दादागिरी ना थोड़ी ना चलेगी। इसका जो पूरा पर्पस है डिसआर्मामेंट, वो आप खुद फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं बना। बाद में 1990s में 98 में भी 99 में इंडिया ने दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट किया था। फिर हम लोगों ने बाद में बोल दिया कि अभी एनफ इज एनफ, हम और ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। हालांकि एग्जाम जैसे यहाँ पे मैंने एनपीटी ऐड किया, एमटीसीआर मैंने ऐड किया, ये सब आज के एग्जाम में पेपर में नहीं दिए गए हैं। पेपर में के अंदर कुछ 2-3 ही आर्टिकल थे, मैंने खुद इधर से जोड़ तोड़ लगा के आपके लिए डाल देता हूं मैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। बट स्टिल आपको मैं ही रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो मैं डेली आपको कंटेंट देता हूं, आप इसके ऊपर 100% रिलाई मत करिए, क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशंस होती है। मैं आपको एक आइडिया के तौर पे टॉपिक्स डाल के दे देता हूं, ताकि आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाए, आपको आइडिया चल जाए कि कौन सा टॉपिक आजकल इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा गूगल करके एक्स्ट्रा उसमें 2-4 पॉइंट ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में, तो एक अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाएंगे। तो इसके साथ साथ अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो वहां पर तो सारी चीजें कवर होती ही हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा आप वहां से ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा सा ना ऐसे पढ़ते रहा करो, ठीक है। ये चीजें हम अगले हफ्ते फिर से कुछ ना कुछ रिपीट हो जाएगा इनमें से, फिर अगले हफ्ते कुछ ना कुछ रिपीट हो जाएगा। ये भी फायदा होता है कंटिन्यूअस एनालिसिस देखने का, एक ही टॉपिक का बार बार थोड़ा एडिशन करते रहते हो, तो आपकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पे डेवलप हो जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।